बॉर्डर पर चल रही फायरिंग के बीच आज बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ाने जम्मू के बीएसएफ हेडक्वार्टर पहुंचे। माइक दीजिए, मैं लगा देता हूं। दीजिए माइक, दीजिए। आप लोग सब रियल हीरो हैं। सबसे पहले अक्षय बीएसएफ जवानों के बच्चों के बीच बीएसएफ स्कूल पहुंचे। उसके बाद सीधा अक्षय बलिदान स्तंभ बॉर्डर पर शहीद हुए जवान गुरनाम सिंह, सुशील कुमार और जितेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां बीएसएफ द्वारा शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद अक्षय बीएसएफ के स्टेडियम पहुंचे, जहां बीएसएफ के जवान उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहां अक्षय कुमार ने हर एक जवान से मुलाकात की और सबके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों ने अक्षय के साथ मिलकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। एक आदमी जब शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को पैसों की जरूर पड़ती है। तो मैं ये विचार करता हूं, मैं सोचता हूं कि क्यों ना एक ऐप ऐसी खोली जाए जिसके अंदर लोग उनके अकाउंट में जिनको जो मर्जी है देना चाहे मिल सके। भले ही अक्षय कुमार रियल लाइफ के हीरो हों, लेकिन बीएसएफ के जवानों को रियल हीरो बताकर अक्षय जवानों के हौसलों को बुलंदी पर जरूर पहुंचा गए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेना प्रमुख ने की मुलाकात, देश की रक्षा तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री को दी जानकारी। तीनों सेना प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की ओर से जारी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पश्चिमी सेक्टर पर चल रही गतिविधियों के बारे में, सेना की तैयारियों के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया गया। पाकिस्तानी सेना 29 सितंबर को हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बौखलाई हुई है और सीमा पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर भारत के नागरिकों पर हमला कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर वायलेशन के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। बलात्कार के आरोपी आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। बिहार सरकार ने ही राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी। 6 फरवरी को आरजेडी के नवादा से विधायक राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप लगा। पहले राजबल्लभ यादव फरार रहे और फिर इन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। पिछले हफ्ते इन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह इनकी जमानत आज रद्द की कि इनके बाहर रहने से पीड़िता का बयान प्रभावित हो सकता है। यह तीसरा बिहार में हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। इससे पहले शहाबुद्दीन और रॉकी यादव की भी जमानत को रद्द कर दिया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक राखी बिरलान के पिता समेत आम आदमी पार्टी के एक और नेता के खिलाफ एक युवती ने दिल्ली के रोहिणी साउथ थाने में दर्ज कराया गैंगरेप का मुकदमा। युवती की शिकायत के मुताबिक उसकी मुलाकात राम प्रताप नाम के एक शख्स से हुई थी, जो अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता बताता था, और युवती को टिकट दिलाने के नाम पर शारीरिक संबंध बनाए गए। जिसके बाद राम प्रताप ने युवती की मुलाकात भूपेंद्र नाम के एक शख्स से करवाई। युवती की शिकायत के मुताबिक भूपेंद्र ने भी उसके साथ रेप किया। भूपेंद्र आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक राखी बिरलान के पिता हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के रोहिणी साउथ थाने के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। पीड़ित महिला के मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और कानून के मुताबिक ही इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद केस में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस के मुताबिक नजीब अहमद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की बीमारी से पीड़ित था। इस बीमारी में लोग अकेले में जाकर कहीं छुपकर बैठ जाते हैं। 24 दिनों से नजीब अहमद लापता है और उसे तलाश करने के लिए लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आज नजीब की मां केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर चुकी है, लेकिन अभी तक नजीब का कुछ पता नहीं चला है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि नजीब अहमद डिप्रेशन का शिकार था और पिछले 4 सालों से उसका इलाज चल रहा था। पुलिस ने नजीब का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान भी लिया है। पुलिस ने दिल्ली एनसीआर के तमाम मेडिकल स्टोर्स के मालिकों को अलर्ट रहने को भी कहा है। नजीब जो दवाइयां ले रहा था उसके बारे में हिदायत दी गई है कि कोई भी नौजवान इन दवाइयों को खरीदने आए
तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। इतनी पढ़ाई कर रहा हो, वो किस तरह का बच्चा है, उसको डिफेम मना करें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बयान दिया और उन्होंने उन डॉक्टरों से भी बात करी विमेंस में जहां इलाज चल रहा था। पुलिस के मुताबिक नजीब अहमद डिप्रेशन का मरीज था और हो सकता है बीमारी की वजह से वो कहीं चला गया हो। लेकिन नजीब अहमद की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान तो बना ही है, क्योंकि 15 अक्टूबर से लेकर अब तक पुलिस नजीब का कुछ पता नहीं लगा पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। भोपाल में जेल ब्रेक और एनकाउंटर की न्यायिक जांच शुरू हुई। 3 महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा आयोग। भोपाल में 30 और 31 अक्टूबर की दरमियानी रात सिमी ऑपरेटिव्स के जेल से भागने और उनके एनकाउंटर की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.के. पांडे इस जांच को करेंगे। खास बात यह है कि इस जांच में जेल ब्रेक के तमाम पहलुओं के साथ साथ एनकाउंटर की भी जांच की जाएगी। साथ ही साथ आयोग इस बात की भी जांच करेगा कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनके तहत यह एनकाउंटर किया गया। भोपाल में सिमी ऑपरेटिव्स के जेल ब्रेक और एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही थी और अब इसी जुडिशियल इंक्वायरी के लिए बनाए गए आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार के हत्या के दोषी अब्दुल रऊफ को भारत वापस लाया जाएगा। बांग्लादेश सरकार रऊफ को जल्द भारत को सौंप सकती है। कुख्यात अपराधी अब्दुल रऊफ दाऊद इब्राहिम का खास गुर्गा बताया जाता है। आपको बता दें कि साल 1997 में टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुंबई की एक अदालत ने साल 2002 में रऊफ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन 2009 में मां की बीमारी का बहाना बनाकर रऊफ पैरोल पर जेल से बाहर आया था और उसके बाद बांग्लादेश भाग गया था। उसी साल उसे बांग्लादेश में फर्जी पासपोर्ट पर अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे रविवार को बांग्लादेश की एक जेल से रिहा किया गया है और उसे भारत वापस भेजने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रऊफ के वापस हिंदुस्तान आने से भारतीय जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि वो उससे दाऊद के बारे में कुछ और अहम जानकारियां हासिल कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में सोमवार को एक बम दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई थी। उसी जगह से पुलिस ने भारी मात्रा में बम बरामद किए हैं। एक लोकल क्लब में हुए बम धमाके में एक शख्स की मौत हो गई और उसी घटना स्थल से पुलिस ने 37 क्रूड बम बरामद किए। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी की बॉम्ब स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंची। आज सुबह एक खाली मैदान में इन सारे बम को डिफ्यूज किया गया। इस घटना में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2014 में बर्धमान के इसी इलाके में हुए एक बम दुर्घटना के बाद पुलिस को जेएमबी यानी कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश नामक उग्रवादी संगठन के बारे में पता चला था। तो इस बार इस घटना के बाद पुलिस पहले से ही सतर्क है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी जल्द होगी आम आदमी पार्टी में शामिल। दरअसल संजय सिंह आज कीर्ति आजाद के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पूनम आजाद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद इस बात की घोषणा कर दी गई कि 13 नवंबर को आधिकारिक तौर पर पूनम आजाद पार्टी में शामिल हो जाएंगी। काफी समय से हम लोग पूनम आजाद जी के संपर्क में थे कि वो आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो और आज एक औपचारिक बातचीत पूरी करके तिथि भी निर्धारित हो गई है। 13 तारीख को आम आदमी पार्टी में पूनम आजाद जी शामिल होंगी। पूनम आजाद दिल्ली बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली बीजेपी की पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इस खबर के बाद अब अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जल्द कीर्ति आजाद भी हो सकते हैं आम आदमी पार्टी में शामिल। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। टीपू जयंती को लेकर आज बेंगलुरु में बीजेपी ने किया कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। टीपू जयंती को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक बवाल जारी है। आज बेंगलुरु में कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येडियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीएस येडियुरप्पा ने कहा, अगर सरकार टीपू जयंती को रद्द नहीं करती है तो बीजेपी टीपू जयंती के दिन कर्नाटक में काला दिवस मनाएगी। येडियुरप्पा ने कहा, कल वो इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। वहीं कर्नाटक सरकार का कहना है कि टीपू जयंती को रद्द नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। बादल सरकार में
दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कांग्रेस के एससी सेल ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की कोठी का घेराव करने की कोशिश की। पंजाब कांग्रेस के एससी विंग के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब कांग्रेस के एससी विंग के कार्यकर्ताओं को पंजाब कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही निकलते ही रोक लिया और इनको खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और हल्के बल का भी प्रयोग किया गया। पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी सभी मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है, पर देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा कितना असर दिखा पाता है। कैमरामैन सरवन के साथ सलील खन्ना, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। दिल्ली में प्रदूषण के चिंताजनक हालात से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सभी पक्षों से बात करके 48 घंटे के अंदर कॉमन मिनिमम प्लान लाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रकों की एंट्री, कूड़ा जलाने, फसलों को जलाने, बदरपुर पावर प्लांट को कोयले की जगह गैस से चलाने जैसे तमाम मसलों पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर एनजीटी ने मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकार को भी एनजीटी ने खूब लताड़ा है। इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली में अगले 7 दिनों तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में हुई सुनवाई में अदालत की नसीहत तमाम राज्य सरकारों को यही है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर आपसी समन्वय के जरिए प्रदूषण से निपटने के हालातों पर विचार करें, क्योंकि ये मामला सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सुपरटेक के विवादित प्रोजेक्ट एमराल्ड कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि सुपरटेक जल्द से जल्द इस मामले पर 10 करोड़ रुपए जमा करे। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक की अपील पर सुनवाई करते हुए एनबीसीसी को टावरों पर रिपोर्ट देने को कहा था। इस बीच कई निवेशकों ने अपने पैसे लौटाने की मांग की है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को कोर्ट की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। इससे पहले भी कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद तमाम बायर्स को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, जिनकी गाढ़ी कमाई इस प्रोजेक्ट में लग चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा आज से शुरू। 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आस्था की डगर 14 कोसी परिक्रमा पर मानो लाखों पग उमड़ पड़े हैं। भगवान राम के जयकारों के बीच देश भर से आए साधु संतों के साथ ही आम लोगों ने आज सुबह 14 कोसी परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा के दौरान अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा से लगे 14 कोस की परिक्रमा सभी भक्त करेंगे। 14 कोसी परिक्रमा 24 घंटे के भीतर तय करनी होती है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 14 कोसी परिक्रमा के रूट के साथ ही अयोध्या में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। मान्यता है कि लंका पर विजय हासिल करने के बाद भगवान राम जब वापस अयोध्या लौटे तो 14 कोस तक पैदल चलकर उन्होंने अपनी प्रजा का हाल जाना, जिसके बाद से ही हर साल अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की परंपरा चली आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन,